हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर 2 एसएसटी से रहने वाली है। और एसएसटी के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम एसएसटी के लिए मैप में जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे तरीके हम समझने वाले हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी समझने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो मैप से पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें भी समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमें ऑप्शन मणिपुर, नागालैंड दिया गया है, मणिपुर दिया गया है, और असम दिया गया है, और त्रिपुरा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा हो जाएगा। आइए समझते हैं मैप में भी। तो दोस्तों ये त्रिपुरा है। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि ये उत्तर से भी और पश्चिम से भी, और जो दक्षिण है दक्षिण से भी ये किससे? बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 2। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई है। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, 7 देश, 7 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। कौन कौन से 7 देश? तो दोस्तों पहला पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, और चीन हो जाएगा, और नेपाल, और भूटान, और म्यांमार। म्यांमार 6 नंबर का हो जाएगा, और 7वें नंबर का दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ये 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेड क्लिप सीमा रेखा है। इसी प्रकार से भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी हो जाएगी? डूरंड सीमा रेखा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ दोस्तों मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के साथ। अगर दोस्तों हम बात करें भारत और जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश के साथ भी क्या है दोस्तों? रेड क्लिप सीमा रेखा है। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और भारत 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तटवर्ती सीमा है या समुद्र तट से लगती है। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, पहले प्रश्न के उत्तर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है, 9 राज्यों की सीमा तटवर्ती सीमा है या जो समुद्र तट से लगती है, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी किससे लगती है? समुद्र तट से लगती है। आइए समझते हैं कि ऐसे वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम राज्यों को समझने वाले हैं। राज्यों में से सबसे पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र की सीमा भी समुद्र तट से लग रही है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद तीसरे पे गोवा, चौथे पे कर्नाटक, और 5वें पे दोस्तों यहाँ पर केरल हो जाएगा, और 6ठे पे दोस्तों ये तमिलनाडु हो जाएगा, और 7वें पे दोस्तों कौन सा? आंध्र प्रदेश, और 8वें पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 8वें पे कौन है दोस्तों? उड़ीसा है। और इसी प्रकार से 9वें पे ये कौन सा है यहाँ पर? तो दोस्तों 9वें पे पश्चिम बंगाल है। और इनके अलावा भारत के किसी भी राज्य की सीमा समुद्र तटवर्ती से नहीं लगती है या समुद्र तट से नहीं लगती है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दमन और दीव, दादर नगर हवेली। तो दोस्तों ये 2020 से पहले, या ये कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी 2020 से पहले ये 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, और 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया। ठीक है, एक दोस्तों कौन हो जाएगा? दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप। और दूसरा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, और तीसरा दोस्तों पांडिचेरी हो जाएगा, और चौथा दोस्तों इधर कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 4। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो दोस्तों राजस्थान से भी होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। हम मैप में देख सकते हैं कि बिहार ये वाला हो जाएगा, और बिहार से जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजर रही है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं 8, तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो जाएंगे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा प्रमुख याम उत्तर है। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों ये अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी और ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अक्षांश रेखाओं में जो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रमुख याम उत्तर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो 0 डिग्री देशांतर है इसे ही प्रमुख याम उत्तर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है दोस्तों, तो ये एक ही रेखा है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर होती है और इस रेखा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इस रेखा को ही तिथि रेखा भी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर रेखा को वही क्या कहा जाता है दोस्तों, तिथि रेखा कहा जाता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें समय रेखा किसे कहा जाता है, तो जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी कहा जाता है या समय रेखा कहा जाता है और तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाओं में जो ग्लोब को 2 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा है उसे दोस्तों हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करें कि जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है और अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 होती है। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 90 अक्षांश रेखाएं होती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 90 अक्षांश रेखाएं होती है और 90 और 90 कितना, 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं होती है, 180 होती है और पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो 180 होती है। 180 और 180 360 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हमें ऑप्शन दिया गया है काराकोरम, सतपुड़ा और अरावली और हिमालय। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा और अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियां हैं, वो राजस्थान में हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों यहां से किस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत की जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कौन सी हो जाएगी, तो ये अरावली और अरावली के बाद दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियों के बाद सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद महादेव की पहाड़ियां। तो इनका सही क्रम पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अरावली, अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद दोस्तों कौन सी हो जाएगी, महादेव की पहाड़ियां हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और फिर आपको गारो और कासू की पहाड़ियां भी पूछा जा सकता है, तो वो ये वाली हो जाएगी। अगर सुलेमान की पहाड़ियां पूछी जाए तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी। और फिर दोस्तों यहाँ से लद्दाख से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो लद्दाख के उत्तर में दोस्तों काराकोरम और दक्षिण में दोस्तों कौन सी हो जाएगी, जास्कर। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये वाली हो जाएगी यहां से, जो कि मैप में साफ नहीं दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती है, ऐसा कौन सा राज्य है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल हम देख रहे हैं कि इसकी सीमा भी चीन से लग रही है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी दोस्तों यहाँ से चीन से लग रही है। इसी प्रकार से सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की भी सीमा भी दोस्तों चीन से लग रही है। लेकिन जो दोस्तों बिहार है, बिहार की सीमा चीन से नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि इसके उत्तर में क्या है दोस्तों, इसके उत्तर में नेपाल है। इसकी सीमा नेपाल से लगती है, बल्कि चीन से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये भी प्रश्न पूछा गया है पेपर में। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हमें ऑप्शन में दिया गया गोदावरी, कावेरी और कृष्णा और नर्मदा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो हम देख पा रहे हैं कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो हमें गोदावरी दिख रही है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो नर्मदा है, नर्मदा भी इसी प्रकार से है, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। और अगला प्रश्न दोस्तों यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की ऐसी 2 नदियां कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के कहां, अरब सागर की ओर गिरती है, या जिनका मुहाना अरब सागर की ओर है। दोस्तों ऐसी कौन सी 2 नदियां, नर्मदा और जो ताप्ती है, इनका मुहाना कहां है दोस्तों, अरब सागर की ओर है। ठीक है, ये कौन सा है, ये इधर को अरब सागर है। ठीक है,
और अगला प्रश्न दोस्तों किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा और जो ताप्ती है इनके उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों जो विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो दोस्तों इनके बीच से इनका क्या होता है? उद्गम होता है। अगर हम नर्मदा की बात करें तो विंध्याचल पर्वत, अगर हम सतपुड़ा की अगर दोस्तों हम ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और ये दक्षिण भारत में कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण भारत में ये कावेरी हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी है? ये गोदावरी है और ये कृष्णा है। हमें कृष्णा नदी की क्या पूछी जा सकती है? सहायक नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं कि कृष्णा नदी के सहायक नदियां कौन सी है? तो दोस्तों भीमा है और कोयना है और तुंगभद्रा है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें जो गोदावरी है, गोदावरी की भी सहायक नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं दोस्तों, पेनगंगा और प्रण प्रणहिता। और अगला कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इंद्रावती, ठीक है। ये किसकी है? ये गोदावरी की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर दोस्तों 9 की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? कि जो दक्षिण गंगा है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की भी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो गोदावरी हो जाएगा। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा। ये दो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर भारत आए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? अगर दक्षिण की गंगा तो दोस्तों गोदावरी, अगर दक्षिण भारत की गंगा तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कावेरी। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए दोस्तों जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा सबसे लंबी है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में गंगा सबसे गोदावरी सबसे लंबी है। और जिस प्रकार से दोस्तों जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो गंगा या यमुना नदी है, ये कैसी नदियां हैं दोस्तों? ये सदाबहार नदियां हैं, या इनमें जो जल का बहाव है वो 12 के 12 महीने बना रहता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी अगर हम बात करें कावेरी, तो कावेरी भी दोस्तों कैसी है? सदानीर नदी है या बारहमासी है, कि इसमें जो पानी है, पानी का बहाव 12 के 12 मास क्या रहता है? गंगा की तरह रहता है। अगर हम बात करें दूसरी जो नदियां हैं दक्षिण भारत की, तो उनका बहाव बरसात ऋतु में बढ़ जाता है, जल का उफान बढ़ जाता है, और गर्मियों में जो जल है, जल स्तर बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि घट जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर कावेरी था, ठीक है। इसका इसका दोस्तों गोदावरी है और इसका कावेरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और ये प्रश्न भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो कौन से राज्य में स्थित है या कौन से नदी पर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा में है। और नर्मदा में भी कहाँ दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। बहुत बहुत बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? 12। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए समझते हैं कि निम्न में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोकताल झील से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मणिपुर में है, केरल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मणिपुर में है। और लोकताल जो दोस्तों झील है, ये एकमात्र विश्व की ऐसी झील है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ये झील है, इसमें जो दोस्तों क्या है कि इस झील में अपनी सतहों पर तैरती वनस्पतियां आप देख पा रहे होंगे कि इस झील में जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां क्या है हो रही है दोस्तों? पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है। और मिट्टी से जो बने द्वीप है, इसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। इस झील में मिट्टी से बने द्वीप है, और ये सारे के सारे द्वीप क्या हो रहे हैं दोस्तों? किसमें? पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से राज्य में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। और अगर हम मैप में समझने की बात करें कि मैप में मणिपुर कहाँ है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैप में मणिपुर कहाँ है दोस्तों? ये वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और जो दोस्तों ये पूरब के जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 7 बहनों की संज्ञा किस किस राज्यों को दी जाती है? तो दोस्तों उसमें सबसे पहले हम
अरुणाचल को लेंगे, अरुणाचल के बाद दोस्तों असम, असम के बाद दोस्तों मेघालय, और मेघालय के बाद दोस्तों नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद दोस्तों मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। तो दोस्तों ये कितने राज्य हो जाएंगे? 7 राज्य हो जाएंगे, जिन्हें 7 बहनों की संज्ञा के नाम से जाना जाता है, या 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा सागर कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट भाग है? ठीक है, कोरोमंडल, मालाबार और कोंकण और दक्षिण तट। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूछा गया कि कौन सा पूर्वी सागर तट, मतलब कौन सा तट ऐसा है जो पूरब की ओर है। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ से भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आइए किस किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट को किसके नाम से? महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, तो प्रश्न था कि जो मालाबार तट है, मालाबार तट कहाँ है दोस्तों? तो ये पश्चिम की ओर है या अरब सागर की ओर है। और इसी प्रकार से कोंकण तट भी कहाँ है? अरब सागर की ओर है। और जो दोस्तों कोरोमंडल है, ये कहाँ है? ये पूरब की ओर है। ठीक है, कोरोमंडल। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो ये उत्तरी सरकार तट है, ये भी कहाँ है? ये भी पूरब की ओर है। अगर साथियों हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था। हमने समझा भी कोरोमंडल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और जैसा कि आप यहाँ पर मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये कहाँ है? पूरब की ओर है। और यहाँ पर ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। ये हमने अभी अभी समझा था कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और जो दोस्तों कैप कैप मोरिन है, कैप मोरिन, ये दक्षिण भारत का क्या है? सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न भी पेपरों में बहुत बार पूछा गया कि जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल किन के बीच है? हमें पहला दिया गया कि अलास्का एवं रूस के बीच है, और अगला है डोवर एवं कालेंस के बीच है, और अगला है सी है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, और डी है कि छोटा अंडोमान एवं कार निकोबार के बीच है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, छोटा अंडोमान और कार निकोबार के बीच है। आइए इसे मैप में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के ऊपर कौन सा है दोस्तों? छोटा अंडमान है, और नीचे कौन सा है? कार निकोबार है। ठीक है, और इसके बीच ये 10 डिग्री चैनल है। अगर दोस्तों हम बात करें कि ये चैनल क्या होता है या जलसंधि क्या होती है, जब दोस्तों अगर हम जलसंधि की बात करें, जब दो स्थल भागों के बीच, दो स्थल भागों के बीच दोस्तों इस प्रकार से दो स्थल भाग जल संधि के द्वारा जुड़े हैं, और उनके बीच की जो दोस्तों दूरी है वो क्या हो? वो कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और इसी प्रकार से जब दो स्थल भाग दोस्तों, स्थल भाग कौन सा हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर, और अगला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कार निकोबार। जब इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी ज्यादा होती है, तो इसके बीच की दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम और समझने वाले हैं। अगला दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिनिकॉय और जो मालदीव है, इसके बीच कितना डिग्री चैनल है? या प्रश्न सीधा सीधा इस प्रकार से पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें कोको चैनल किसके बीच है, तो दोस्तों कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल, तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथियों इस प्रकार की और क्लासें देखने के लिए इस क्लास को अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।